हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लवली क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के महाजनपद। तो देखिए, मध्य प्रदेश के महाजनपद में कौन से दो प्रमुख महाजनपद थे। तो एक तो था आपका चीनी महाजनपद और दूसरा था अवंती महाजनपद। हमें आज इन दो महाजनपद के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए, चीनी महाजनपद था, उसका वर्तमान क्षेत्र कौन सा था। तो उसका क्षेत्र था जो हमारा आज का बुंदेलखंड है, उसका पूर्वी भाग और निकटवर्ती क्षेत्र था। इसकी राजधानी क्या थी। तो इसकी राजधानी थी शक्तिमती, जिसे कहीं कहीं ग्रंथों पर शक्तिमानी भी कहा गया है। और इसे आज हम अगर जानते हैं तो वर्तमान बांदा के जो आसपास का क्षेत्र है उसे जानते हैं। और दूसरा था अवंती महाजनपद। अब ये अवंती महाजनपद का क्षेत्र कौन सा था। तो ये था कि जो पश्चिम और मध्य मालवा क्षेत्र है वहाँ पर ये अवंती महाजनपद था। इसकी राजधानी क्या थी। तो देखिए, इसकी राजधानी दो राजधानी थी। एक तो ये दो भागों में बटा हुआ था। पहला था उत्तरी अवंती, दूसरा दक्षिणी अवंती। तो उत्तरी अवंती की राजधानी क्या थी, उज्जैनी थी। और दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या थी। तो इसकी राजधानी थी महिष्मती, जिसका वर्णन हमने पहले के वीडियो में किया हुआ है। तो ये देखिए, ये क्या है, बेतवा नदी इनके बीच में बहती थी। किनके बीच में बहती थी, उत्तरी अवंती और दक्षिण अवंती के बीच में। और ये बेतवा अवंती को प्राचीन नाम क्या है। तो इसका प्राचीन नाम है वेत्रवती। तो अगर वेत्रवती नदी कहता है तो कंफ्यूज मत होइएगा, वेत्रवती कौन सी नदी है करके, इसे बेतवा नदी कहा जाता है। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं अवंती महाजनपद के बारे में। तो देखिए, अवंती जनपद लगभग उज्जैनी प्रदेश के आसपास के जिलों से मिलकर बना था। ये बेतवा नदी द्वारा उत्तर तथा दक्षिण दोनों प्रांतों में विभाजित था। मैंने अभी आपको बताया कि दो प्रांतों में विभाजित था। अब देखिए, जो राजगृह था और जो प्रतिष्ठान था उसके बीच में ये एक राजमार्ग था, ठीक है। तो इसके एक ओर थी उज्जैनी और दूसरी ओर क्या थी, महिष्मती। और इसी राजमार्ग के बीच में, इन राजमार्ग के बीच में ही कहीं पर विदिशा भी था, इनके बीच में ही था। तो इसके उत्तर में क्या हो गया आपका उज्जैनी और दक्षिण में क्या हो गया, महिष्मती। ये भी आप याद रखिएगा कि दो भागों में विभक्त था। महाभारत एवं मेघदूत में दशाण प्रदेश, जिसकी राजधानी क्या है, तो उसका नाम विदिशा है। तो दशाण प्रदेश की राजधानी विदिशा का वर्णन किसमें किया गया है, महाभारत और मेघदूत में। विष्णु पुराण से पता चलता है कि जो पुलिक थे उन्होंने क्या किया, बृहद्रथ वंश के जो अंतिम राजा थे रिपुंजय, उनकी हत्या कर दी और अपने पुत्र को वहाँ का राजा बना दिया। अब ये पुलिक थे कौन। तो ये पुलिक कौन थे, ये राजा रिपुंजय के अमात्य ही थे। उन्होंने अपने राजा को, अपने स्वामी को मार दिया और अपने ही पुत्र प्रद्योत को वहाँ का राजा बनाया। देखिए, यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है कि कोई भी इंसान जब युद्ध करके किसी राज्य को जीतता है तो वो खुद वहाँ का राजा बनता है। लेकिन पुलिक ने क्या किया, पुलिक ने खुद राजा नहीं बना, उसने अपने बेटे प्रद्योत को वहाँ का राजा बनाया। और इसी प्रद्योत से फिर क्या हुआ, आपके प्रद्योत वंश की स्थापना हुई, मतलब प्रद्योत राजवंश की स्थापना हो गई। तो पहले राजा प्रद्योत राजवंश के कौन थे, प्रद्योत स्वयं थे। तो कंफ्यूज मत होइएगा, प्रद्योत राजवंश के प्रथम राजा प्रद्योत ही थे। इन्हीं के नाम पर इनका राजवंश चलता है। प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता एवं महाजनपद वत्स के शासक उदयन की प्रेम कहानी का वर्णन हमें किस में मिलता है। तो भास की कृति स्वप्न वासवदत्ता में। ये आपका वेरी IMP क्वेश्चन है, आपको पूछता है कि भास की कृति कौन सी है, दूसरा स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन है, इसमें किसका वर्णन किया गया है। ये तीन तरह का क्वेश्चन आपसे पूछता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद तो होना ही चाहिए। तीन की वासवदत्ता एवं वत्स के शासक उदयन की प्रेम कहानी स्वप्न वासवदत्ता में है। नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए, जो बिंबिसार होते हैं, जो राजा बिंबिसार थे और प्रद्योत थे,
तो ये क्या थे, ये बुद्ध के समकालीन थे। कभी कभी पूछ लेता है कि बुद्ध के समकालीन कौन थे, या बिंबिसार और प्रद्योत किसके समकालीन थे। तो तीनों याद रखिएगा कि बिंबिसार, प्रद्योत और बुद्ध एक समय में ही थे। प्रद्योत के निमंत्रण पर बुद्ध अपने शिष्य महाकात्यायन को भेजते हैं, जो कि उज्जैनी के रहने वाले थे। बिंबिसार के समय मगध राज्य के साथ प्रद्योत के संबंध कैसे थे, तो वो बहुत ही मैत्रीपूर्ण थे। आगे जाके इनमें दुश्मनी हो जाती है, आपको ये सब डिटेल हिस्ट्री में बताएंगे। अभी आपको शॉर्टकट में ही मैं एमपी के बता रही हूँ। तो देखिए, बिंबिसार और जो प्रद्योत थे उनके संबंध क्या थे, वो मैत्रीपूर्ण थे। फिर प्रद्योत को क्या हो गया, पांडु रोग। ये क्वेश्चन भी आपका आता है कि प्रद्योत को कौन सा रोग हो गया था, तो प्रद्योत को हो गया था पांडु रोग। पांडु रोग से ग्रसित होने पर बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को, किसको, राज्य वैद्य जीवक को इलाज के लिए भेजा था। ये आपका बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, जो कि कई बार हर तरह के क्वेश्चन में पूछ चुका है कि प्रद्योत को कौन सा रोग हुआ था, तो पांडु रोग हुआ था। तो किसने वैद्य को भेजा, तो बिंबिसार ने भेजा। किस राज्य वैद्य को भेजा, तो वो जीवक को भेजा था इलाज के लिए। इतना आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता है। ये तो कुछ ऐसे हैं जो आपको हमेशा याद होना ही चाहिए। ठीक है, चलो अब हम आगे देखते हैं। अज्ञातशत्रु, जो कि बिंबिसार का पुत्र था, उनके समय मगध और अवंती राज्यों के बीच देश पनपने लगा। मैंने बताया आपको भी कि इनके बीच क्या होता है, थोड़ी दुश्मनी होने लग जाती है। अब चंद्र प्रद्योत, जो हमारे प्रथम राजे थे प्रद्योत वंश के, प्रद्योत के समय में अवंती क्या था, बौद्ध धर्म का केंद्र था। फिर प्रद्योत के बाद उनका पुत्र जो है पालक, वो अवंती का राजा बना, और उसने वत्स ग्वालियर पर आक्रमण कर उसकी राजधानी कौशाम्बी पर अपना अधिकार कर लिया। किस पर अधिकार किया, कौशाम्बी पर। और अपने पुत्र निशाख युग को वहां का उपराजा बनाया। पालक ने अपने पुत्र निशाख युग को वहां का उपराजा बनाया। राजा ने बनाया, उपराजा बनाया। ठीक है, राजा के अंडर होता है उपराजा। पालक के बाद अजक और नंदीवर्धन ने अवंती पर शासन किया। अब देखिए, एक ये आप मेन इम्पोर्टेंट बात है, अवंती राज्य जो रहता है वो क्या है, लौ इस्पात के अस्त्र शस्त्र बनाने वाले श्रेष्ठ कारीगरों में धनी था। लोहा प्राप्ति में अवंती दूसरे स्थान पर था, पहले पर राजगृह था। इसलिए अवंती एक महाशक्तिशाली जनपद था। अब देखिए, किसी भी राज्य या किसी भी क्षेत्र में अगर कोई शक्तिशाली होता है तो वो क्यों होता है। सबसे पहले उस समय की हम बात करें तो जिसके पास ज़्यादा अस्त्र शस्त्र हो, या जो ज़्यादा धन रखता हो, धन से भी ज़्यादा हमें लगता है कि अस्त्र शस्त्र होना चाहिए। क्योंकि अगर आप पर कोई हमला करता है तो आपके पास अस्त्र शस्त्र नहीं होंगे तो आप किससे लड़ाई करोगे, आप हार जाओगे ना। इसलिए आपके पास क्या होना चाहिए, अस्त्र शस्त्र। और अस्त्र शस्त्र के लिए उस समय की बात बता रही हूँ, क्या होना चाहिए था, तो वो लोहे से बनते थे ज़्यादा से ज़्यादा अस्त्र शस्त्र। आपका सारे जो अस्त्र थे किससे बनते थे, लोहे से। अब जो अवंती राज्य था वो क्या था, लौह इस्पात के संबंध में क्या था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोहा की प्राप्ति होती थी। इवन कहना चाहिए कि वो सेकंड स्थान पर था। सबसे पहले पे कौन था, तो सबसे पहले पर तो राजगृह था। राजगृह में सर्वाधिक लोहा उत्पादन होता था और सेकंड में अवंती राज्य में होता था। और उसके साथ वहाँ पर जो कारीगर भी थे वो भी श्रेष्ठ कारीगर थे, ऐसे वैसे नहीं थे, वो भी श्रेष्ठ कारीगर थे। तो अगर आपके पास अस्त्र शस्त्र है तो आप एक शक्तिशाली राज्य के रूप में आते हो। आज भी अगर हम आज की जनरेशन में भी देखें तो देखिए, देश विदेश में भी देखिए, जो भी है कि जिस देश के पास जितने ज़्यादा हथियार है वो उतना ज़्यादा ताकतवर राष्ट्र या देश कहलाता है। आपको ये भी सब होगा कि किसके पास क्या परमाणु बम है, तो किसके पास कौन सा क्या बम है, कौन से विमान है, ये सब देखा जाता है। तो ये इससे उसकी देश की शक्ति का मापक होता है कि उनके पास कितने अस्त्र शस्त्र होते हैं। इसलिए अवंती राज्य था वो क्या था,
बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य था। देखिए, परिशिष्ट पर्वन जो ग्रंथ है वहाँ उसमें बताया गया है कि पालक ने वत्स राज्य पर आक्रमण कर उसकी राजधानी कौशाम्बी पर अधिकार कर लिया। ये जो हमने पढ़ा वो किसमें, इसका वर्णन किसमें है, तो ये परिशिष्ट पर्वन ग्रंथ में इसका वर्णन किया गया है। कौशाम्बी का शासक जो था वो कौन था, उदयन था। उसने गौतम बुद्ध को विहार दान में घोषित किया था। तो ये इस विहार का नाम क्या था, तो इस विहार का नाम था घोषितराम विहार। उदयन ने गौतम बुद्ध को क्या किया था, घोषितराम विहार जो है वो दान में दिया था। उदयन पिंडोला भारद्वाज के कहने पर बुद्ध के अनुयायी बने थे। कौन बने थे, उदयन जो है पिंडोला जो होते हैं ना, उन पिंडोला भारद्वाज उनके कहने पर बुद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे। नेक्स्ट हम देखेंगे, देखिए अवंती के दो प्रसिद्ध नगरों कुरुधर और सुदर्शनपुर का वर्णन हमें कहाँ मिला है, तो ये हमें बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। देखिए, बौद्ध ग्रंथ और दूसरा जैन ग्रंथ, इन दो में ही सर्वाधिक अवंती और आपका वत्स जनपद के बारे में वर्णन बहुत ज़्यादा मिला है। इन ग्रंथों में ही सर्वाधिक इन महाजनपदों का विस्तृत वर्णन मिलता है। कालांतर में मगध राज्य के हर्यक वंश के अंतिम शासक नाग दशक के अमात्य शिशुनाग ने अवंती राज्य पर आक्रमण कर प्रद्योत वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन को पराजित किया। देखिए फ्रेंड्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना कि अधिकांश जो राजा रहते हैं वो दो तरह से मरते हैं। एक, किसी राजा ने उन पर हमला कर दिया और उस राज्य को जीत लिया। दूसरा, उनके ही किसी मंत्री या उनके किसी प्रधान ने जो रहते हैं वो अपने राजा की हत्या करके खुद शासक बन जाते हैं। ये दो तरह से हमेशा सत्ता परिवर्तन आप इतिहास में देखेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना कि कौन ने किसको मारा करके। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका प्रथम राजा कौन था, अंतिम राजा कौन था, किसने किसको मार के किस राजवंश की स्थापना की। तो आपको ये दो चीज़ ध्यान रखना है कि किसी दूसरे राजा ने उस पर हमला करके मारा या उसके ही किसी मतलब मंत्री ने या उसके किसी पुत्र ने या किसी ने जो उनके ही राज्यसभा के थे उनको मार के उस राज्य पर वापस अधिकार कर लिया। ये दो आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो वो थे नाग दशक। तो उनके अमात्य, ये कौन है, देखिए यहाँ पे भी अमात्य है। शिशुनाग ने अवंती राज्य पर आक्रमण कर प्रद्योत वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन को पराजित कर दिया और पूरे अवंती राज्य पर अधिकार करके उसको कहाँ मिला लिया, तो उसे मगध राज्य में मिला लिया। और मगध से फिर क्या होता है, शिशुनाग वंश का आरंभ हुआ। तो अब आप यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो आपका प्रद्योत वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो वो थे आपके नंदीवर्धन। दूसरा है कि शिशुनाग थे, वो क्या है, शिशुनाग वंश के प्रथम शासक थे और उन्होंने अपना शासन प्रारंभ किया। इसको उन्होंने कहा, अवंती क्षेत्र था उसको कहाँ मिला लिया, तो उन्होंने इसको मगध में मिला लिया था। मगध की राजधानी वैशाली और गिरिव्रज दोनों थे, परंतु बाद में वैशाली को मुख्य राजधानी बनाया गया। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि मगध की राजधानी पहले क्या थे, तो वैशाली और गिरिव्रज दोनों ही थे, लेकिन बाद में वैशाली को मुख्य राजधानी बना लिया गया। शिशुनाग के बाद कालाशोक राजा बना और पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। देखिए, ये सब प्रमुख रहते हैं, आपको सब चीज़ ध्यान देना चाहिए कि कब कौन से राजा ने किसको क्या बनाया। शिशुनाग ने वैशाली को मुख्य राजधानी बनाया था, फिर शिशुनाग के बाद कालाशोक आए तो कालाशोक ने पाटलिपुत्र को राजधानी बना लिया। कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। आप बिल्कुल ये आपको याद रखना है कि देखिए, बौद्ध संगति हुई थी वो 4 संगति हुई थी। कितनी संगति हुई थी, बौद्ध संगति 4 संगति हुई थी। आपको ये याद रखना है कि किसके काल में हुई,
किस समय पे हुई, किस स्थान पे हुई, उसका प्रमुख कौन था और उसमें विशेष क्या था। आपको ये 5 पॉइंट याद रखना है। अब देखिए इसमें क्या हुआ है। सबसे पहले काला शोक के समय में पहला, द्वितीय बौद्ध संगति हुई। इसमें सबसे मेन बात क्या हुई, तो ये हुआ कि जो बौद्ध धर्म था वो स्थावर और महासंघिक इन 2 संप्रदायों में बट गया। ये आपका 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल रहा है। चौथा और 5वां आपको ढूंढना है, मतलब वो जब हम इतिहास में पढ़ेंगे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। मैं आपको बता ही दे रही हूँ इसमें से कि इसकी संगीति के प्रमुख कौन थे और इसका आयोजन कहाँ हुआ था। काला शोक की हत्या महापद्म नंद ने की और नंद वंश की स्थापना की। नंद वंश जो था वो क्या था, शूद्र जाति से संबंधित था। इस वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो वो घनानंद थे, जो क्या थे, सिकंदर के समकालीन थे। घनानंद थे वो क्या थे, सिकंदर के समकालीन थे। और उनकी हत्या किसने करी थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और उन्होंने क्या कर लिया था, फिर मौर्य वंश की स्थापना कर ली थी। देखिए एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट आता है फ्रेंड्स, वो आपको ध्यान रखना है। वो ये है कि जो यूनानी लेखक हैं उन्होंने घनानंद को अग्रमीज कहा है। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, अग्रमीज किसे कहा जाता है, आता है कई बार क्वेश्चन। तो आपको ध्यान रखना है कि यूनानी लेखकों ने घनानंद को अग्रमीज कहा है। पुरातत्वविदों द्वारा बड़वानी में किए गई खुदाई में मिली नंदों की मुद्राओं पर तथा इस मुद्रा इस तथ्य को स्पष्ट रूप से उजागर करती है कि यहाँ उनका शासन अवश्य था। देखिए जो पुरातत्वविद होते हैं वो मुख्य रूप से 2 बातों पर किसी राज्य के होने का, एक तो वहाँ की मुद्राएं कुछ मिली हो और दूसरा वहाँ पे उनके कुछ जो है जैसे उनका सिक्के मिले हो या कुछ ऐसी चीज़ें मिले हो जिससे पता चलता हो कि वो उस राष्ट्र के हों। हाँ, ग्रंथ या फिर शिलालेख से भी पता चलता है आपका। तो उससे पता चलता है कि वहाँ पे उनका शासन था या नहीं था। लेकिन जब की बात है तो वहाँ पर क्या था, मुख्य रूप से आपकी क्या मिली है, मुद्राएं मिली है। तो पुरातत्वविद इस बात पर ये मानते हैं कि अगर नंदों की वहाँ मुद्राएं मिली है तो हो सकता है कि वहाँ पर उनका शासन अवश्य था। देखिए फ्रेंड्स एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि कहीं अगर किसी की मुद्राएं मिल रही है तो क्या जरूरी है कि वहाँ पे उनका शासन था। ये भी तो हो सकता है कि वो व्यापार करते हो, व्यापार करेंगे तभी तो आपके वहाँ पे मुद्रा पाई जाएगी। ऐसा तो नहीं ना कि वहाँ की पे आपकी मुद्रा नहीं पाई जा सकती है। पर क्या है, पुरातत्वविद सब तथ्यों को जोड़कर फिर निर्णय निकालते हैं कि वहाँ पर उनका शासन था या फिर वहाँ पर उनका व्यापार था। चलिए फ्रेंड्स आज मैं आपको यहीं पे चैप्टर क्लोज करती हूँ। इसके बाद हम पढ़ेंगे मौर्य काल के बारे में। आज मैं आपको इतना ही करती हूँ। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों इस वीडियो का लाभ उठा सकें। थैंक यू सो मच।